गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो कि है उपसा संयोजन यौगिक, जो कि हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है। उपसा संयोजन यौगिक। उपसा संयोजन यौगिक क्या होते हैं? इस उपसा संयोजन यौगिक जानने से पहले जानिए, कुछ बच्चे हैं जिनको उपसा संयोजन यौगिक ही नहीं पता। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल हम लोगों का क्या है? H2O एक कंपाउंड है। जब जल एक यौगिक है, जब जल यौगिक होगा तो इनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। तो हाइड्रोजन के कितने अणु? 2 और हाइड्रोजन का अणु भार कितना? 1। या इसी को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। रेशियो ऑक्सीजन के कितने अणु? 1 अणु गुणे ऑक्सीजन का अणुभार 16। तो 2 एकम 2, 16 एकम 16। तो इसको जब काटेंगे तो 1:2 8 16 1:8। तो इसका अणुभार कितना है? 1:8। अब चाहे 2H2O लें, चाहे 4H2O लें, चाहे 10H2O, जितने भी H2O के अणु लेंगे उनका रेशियो हमेशा 1:8 आना चाहिए, तब ये क्या होंगे? यौगिक होते हैं। चेक करते हैं। अब की बार 3H2O, हाइड्रोजन के 3 × 2 तो 6 × 1 रेशियो। ऑक्सीजन के 3 × अणुभार कितना? 16। 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 एकम 2 2 8 16 1:8। यहाँ भी 1:8 और इससे पहले भी 1:8। तो यहाँ पे यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के एग्जाम्पल हुए H2O, CO2। तो सबसे पहले बेसिक यौगिक का पढ़ेंगे, उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजन भी एक देख लीजिए। उपसह संयोजन क्या होता है? उपसह संयोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी और आदान प्रदान दोनों प्रोसेस होता है, वो हम लोगों को क्या कहलाता है? उपसह संयोजी कहलाता है। इसको हम लोग थोड़ा बहुत 11 में पढ़े हैं, इससे रिलेट करता हुआ उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक 11 में हम लोग पढ़े हैं 11th में। उपसह संयोजक यौगिक, सह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक आबंध वहां पे पढ़े हैं और यहाँ पे हम लोग बंध पढ़े। उपसह संयोजक आबंध क्या होता है? आबंध किसे कहते हैं? सबसे पहले बंध क्या होता है? दो चीजों को जो आपस में क्या करेगा, एक प्रकार का बल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। जो दो परमाणुओं अणुओं को आपस में जोड़े रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आबंध कहेंगे। उपसह संयोजन क्या होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी होगा और साझेदारी दोनों प्रोसेस होंगे, वो क्या कहलाएगा? उपसह संयोजक कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग, चैप्टर का नाम है उपसह संयोजक यौगिक और पहली हेडिंग भी है हम लोगों की उपसह संयोजी यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक का दूसरा नाम है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। अब उपसह संयोजन या संकुल यौगिक क्या होते हैं? जब कोई धातु परमाणु ऋणात्मक अथवा उदासीन परमाणु से जुड़ा रहता है। फिर से सुनिएगा, जब कोई धातु ऋणात्मक व उदासीन परमाणु से जुड़ी रहती है तो प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। इसका मेन एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, K4 Fe6 सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है, K4 Fe6। अब इसमें Fe क्या हो गई? हम लोगों की केंद्रीय धातु परमाणु हो गई। ये यहाँ पे ऋणायन परमाणु या उदासीन परमाणु, तो साइनाइड हम लोगों का क्या है? ऋणायन परमाणु है। और यहाँ पे H2O भी हो सकता है, या तो यहाँ पे क्या करते हैं? H2O कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया जा रहा है, तो उदासीन होगा या ऋणायन परमाणु से जुड़ा रहेगा, तो इस पूरे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? उपसह संयोजन यौगिक। इसमें Fe जो होता है हम लोगों का केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है। फिर से सुनिएगा, उपसह संयोजक यौगिक क्या होंगे? जब कोई धातु ऋणात्मक या उदासीन परमाणु से जुड़ी रहती है तो इस यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे K4 Fe6, K4 Fe6 में फेरस केंद्रीय धातु परमाणु हो गई या धातु परमाणु हो गई, ये Cn- होता है, Cn- से जुड़ी है, या उदासीन परमाणु में H2O से जुड़ सकता है, NH3 से जुड़ सकता है। तो इस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? उपसह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। और एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट आइए,
पहली हेडिंग हम लोगों की कंप्लीट होती है। सेकेंड हेडिंग आती है बर्नर सिद्धांत, जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 सिद्धांत है इसमें, एक तो बर्नर सिद्धांत है, एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, और एक है संयोजकता आवर्त सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं इस चैप्टर में, और 3 सिद्धांत में से 4 से 5 नंबर एक सिद्धांत आप लोगों का कंफर्म है, आना ही आना है एग्जाम में। अब बर्नर सिद्धांत देखिए, अगली हेडिंग दूसरी बनाइएगा, आप लोग चाहे साथ साथ नोट कर सकते हैं। उपसह संयोजन यौगिक का बर्नर सिद्धांत, उपसह संयोजक यौगिक का बर्नर सिद्धांत। देखिए, उपसह संयोजक यौगिक के बर्नर सिद्धांत, इसमें अवधारणाएं हैं। तो अगर आ जाए उपसह संयोजक यौगिक का बर्नर सिद्धांत लिखिए, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उपसह हेडिंग बनाइएगा, उपसह संयोजक यौगिक का बर्नर सिद्धांत। उसके बाद लिखिएगा उपसह संयोजक यौगिक के बर्नर सिद्धांत की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं को लिखने के बाद अब पॉइंट टू पॉइंट, पहला पॉइंट, ये जो हम लोगों का बर्नर सिद्धांत है 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी संयोजकता होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक को 1 डिग्री भी कहा जाता है, प्राथमिक संयोजकता, संयोजकता। दूसरा पॉइंट है द्वितीयक संयोजकता, 2 डिग्री या द्वितीयक संयोजकता। 2 तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। देखिए सेकेंड पॉइंट, धातु में दोनों संयोजकताएं संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो केंद्रीय धातु प्रमाण, जैसे अभी एग्जांपल आप लोगों को लिया गया था K4FeCN6। अब इसमें केंद्रीय धातु प्रमाण जो है Fe, तो जो Fe है वो दोनों संयोजकताओं को क्या करता है, संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। संतुष्ट करने की प्रवृत्ति क्यों होगी, क्योंकि जो केंद्रीय धातु प्रमाण में अधिकांश डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं हम लोगों की परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए जो धातु प्रमाण होते हैं दोनों संयोजकताओं को क्या होते हैं, संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणावेशित परमाणुओं द्वारा संतुष्ट की जाती है। देखिएगा इसी में पॉइंट में लिखिएगा, जो प्राथमिक हम लोगों की संयोजकता होती है वो ऋणावेशित परमाणुओं द्वारा संतुष्ट की जाती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उदासीन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट की जाती है। अभी बताया गया था आप लोगों को उपसह संयोजन यौगिक की डिफिनेशन में ही कि केंद्रीय धातु प्रमाण से ऋणावेशित और उदासीन परमाणु में, तो इसमें भी 2 परमाणु आएंगे। ऋणावेशित परमाणु द्वारा या तो संतुष्ट होगी जो प्राथमिक संयोजकता होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है हम लोगों की उदासीन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट की जाती है। अगला है जो प्राथमिक संयोजकता है हम लोगों की, अगला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसको बना दीजिए, सेकंड इसको बनाइएगा, थर्ड बनाइएगा। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनीय होती है, और द्वितीयक संयोजकता अनआयनीय। आयनीय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए K है, K को हम लोग आयनित करते हैं, आयनित करेंगे तो K पे प्लस चार्ज जाएगा, प्लस का इलेक्ट्रॉन माइनस जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। आयन क्या होते हैं, आयन मतलब होता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने आप में क्या कर लेता है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आयन। आयन का जनरल सा मतलब है उस पे प्लस या माइनस चार्ज होना। जैसे Cl माइनस, यहाँ पे K हम लोगों का क्या है, एलिमेंट या परमाणु मान लीजिए, और K प्लस क्या हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। तो आयन का डायरेक्ट मतलब है कि प्लस या माइनस चार्ज का आ जाना। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनीय होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, अनआयनीय होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, द्वितीयक संयोजकता एक निश्चित संख्या होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है निश्चित संख्या होती है, इसी द्वितीयक संयोजकता को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, या इसी का दूसरा नाम है समन्वय संख्या। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे फिलहाल हेडिंग बना के आप लोगों को बताई भी जाएगी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, क्योंकि ये हम लोगों की पूछी भी जाती है। तो द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, एक फिक्स नंबर होता है। जैसे यहाँ पे लिगेंड की संख्या Fe और Cn साइनाइड की कितनी अणु 6, तो यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या या द्वितीयक संख्या, द्वितीयक
इसी को द्वितीयक संयोजकता कहेंगे। जो Fe की संख्या होती है उसी की संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता कहेंगे। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है एक निश्चित नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या। तो द्वितीयक संयोजकता को ही उपसहसंयोजक संख्या कहिए, द्वितीयक संयोजकता कहिए या समन्वय संख्या कहिए। एक ये क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे K4Fe6 में Cn के 6 परमाणु, तो इसकी संयोजकता कितनी मानी जाएगी, द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। नेक्स्ट आइए अगला पॉइंट लिखेंगे जो हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में सहसंयोजक द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहती है। इसका मतलब द्वितीयक संयोजकता होगी जो त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था मतलब 3 डायमेंशनल। जैसे इस एग्जांपल को हम लोग करते हैं, Fe6 को आयन में तोड़ेंगे तो सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु आयन Fe, उसके बाद साइनाइड के कितने अणु हो गए, 1 2, इसी के सामने बनाइएगा ताकि आगे आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो। 4, एक यहाँ बना दीजिए Cl, एक यहाँ बना दीजिए। तो ये एक त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था का मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल को हम लोग जनरली नहीं दर्शा सकते। जैसे एक एक्स अक्ष को दर्शा सकते हैं, एक वाई अक्ष, 2 अक्ष को तो हम लोग दर्शा सकते हैं, लेकिन जो तीसरा अक्ष होता है वो जेड होता है। तो जब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों उपस्थित होंगे तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविम व्यवस्था। तो जो द्वितीयक संयोजकता हुई मान लीजिए 6, तो 6 आयन इसके चारों ओर क्या होते हैं, एक त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो शेप बन रहा है इसका अष्टफलकीय बन रहा है। फिर से सुनिएगा एक बार, फिर से आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बर्नर सिद्धांत, मान लीजिए एग्जाम में आता है लिखने के लिए उपसहसंयोजन यौगिक का बर्नर सिद्धांत लिखिए, तो हेडिंग बनाइए उपसहसंयोजन यौगिक का बर्नर सिद्धांत। अब लिखिएगा उपसहसंयोजन यौगिक के बर्नर सिद्धांत की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, बर्नर सिद्धांत क्या करता है, सहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं तथा दूसरी को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, धातु में 2 संयोजकता संतुष्ट करने के प्रवृत्ति। जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें 2 तरह की संयोजकता को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। एक तो ये ऋणावेशित परमाणुओं को संतुष्ट करेगी और दूसरी जो होती है उदासीन परमाणुओं को संतुष्ट करती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्राथमिक संयोजकता हम लोगों की क्या होती है, आयनीय। आयनीय का मतलब अपने परमाणुओं उसको प्लस में तोड़ा जा सकता है, जबकि द्वितीय संयोजकता अनायनीय होती है। अनायनीय का मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। उसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, द्वितीय संयोजकता एक निश्चित संख्या होती है। द्वितीय संयोजकता जो है हम लोगों की एक निश्चित संख्या होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उसके बाद इसमें ये लिख सकते हैं जैसे K4Fe6 की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या या इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट, संयोजकता त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहती है। त्रिविम व्यवस्था का मतलब 3 डायमेंशनल, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं, तो तीनों अक्ष पे जिसको दर्शाया गया उसे क्या कहेंगे, त्रिविम व्यवस्था। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है हम लोगों की त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहती है। देखिए अब अगली हेडिंग हम लोगों की है उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। इसको आप लोगों को बता दिया गया है पहले, उपसहसंयोजन संख्या का ये चाहे समन्वय संख्या। तो उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो उपसहसंयोजक आबंध द्वारा लिगेंड की संख्या से जुड़ी रहती है, उस संख्या को उपसहसंयोजक संख्या या क्या कहते हैं हम लोगों की, समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हम लोगों का K4Fe6। अब K4Fe6 में केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े, Cn एक लिगेंड, तो Cn- एक लिगेंड है, तो इस 6 लिगेंड जुड़े, तो इसी को क्या कहेंगे, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो अलग से अगर डिफिनेशन आए कि उपसहसंयोजन संख्या 1 नंबर में पूछी जाती है, 2 नंबर में कि उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण से परिभाषित करें। तो जब उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण से परिभाषित करना हो तो इसमें लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा उपसहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े लिगेंड की संख्या को ही क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए अब उपसहसंयोजन संख्या समन्वय संख्या हो गई। नेक्स्ट है दिक् लवण। दिक् लवण क्या होते हैं, दिक् लवण
ये एक अस्थाई लवण होते हैं। जो देखिए दिक् लवण क्या होंगे, दिक् लवण एक अस्थाई लवण होते हैं जो मूल अवस्था में तो रहते हैं लेकिन मूल अवस्था में ये आयनित नहीं होते, लेकिन इनको जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये अपने अणुओं में आयनित हो जाते हैं। हम लोगों के क्या कहलाते हैं, दिक् लवण। पूछा भी गया है दिक् लवण और हम लोगों का संकुल यौगिक में अंतर उदाहरण से पूछा गया है, तो इसके एग्जाम्पल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दिक् लवण क्या होते हैं, ये ऐसे लवण होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में तो अस्थाई रहते हैं किंतु जब इनको जलीय विलयन में आयनित किया जाता है तो ये अपने अणुओं में क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं। जैसे एक तो हम लोग पढ़ते हैं फिटकरी का एग्जाम्पल। फिटकरी का फार्मूला है K4 K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आयनिक का पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 जल के अणु होते हैं। इसका मतलब इसको तोड़ते हैं, जैसे K2SO4 को तोड़ेंगे तो ये जाता है 2K प्लस SO4 पे डबल माइनस। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 को तोड़ते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसको तोड़ेंगे तो Al पे 3 प्लस और Al में 2 अणु तो 2 से गुणा प्लस SO4 में कितने से गुणा 3 अणु और इस पे कितने 2 हैं। अब देखिए एल्युमिनियम पे अलग टूट गया, पोटेशियम पे अलग टूट गया, सल्फेट में अपने आयन में टूट गए, लेकिन ये जलीय विलयन में जब खोले जाते हैं तब टूटते हैं, ऐसे नॉर्मल स्थिति में नहीं टूटते। एक और एग्जांपल है इसका मोहर लवण, आप लोग काफी सुने हैं प्रैक्टिकल में, पहले प्रैक्टिकल में है मोहर लवण। इसे फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को ही इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी का साधारण नेम हम लोग कह सकते हैं मोहर लवण। वाइवा के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा कभी कभी जनरल एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया जाता है मोहर लवण का फार्मूला बताइए। तो मोहर लवण का फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का हो जाएगा FeSO4, अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम का मतलब NH4, अब SO4 का अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट NH4 का SO4 का होल, इसका सही फार्मूला ये है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और दोनों हो गए कंप्लीट। तो और उसके बाद इसमें 7 जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं। जब 7 जल के अणु जोड़ दिए गए तो अब इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा, जैसे FeSO4 तोड़ेंगे, जब FeSO4 को तोड़ेंगे तो ये जाएगा Fe पे 2 प्लस SO4 पे कितने माइनस, डबल माइनस। अब अमोनियम सल्फेट को जब तोड़ा जाता है तो अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल ट्वाइस SO4, जब इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा 2NH4 प्लस SO4 पे कितने माइनस, 2 माइनस। अब बैलेंस हो गया, तो ये भी अपने अणु में टूट गया, ये भी अपने अणु में टूट गया, तो इसे क्या कहेंगे, दिक् लवण कहेंगे। दो एग्जांपल हम लोगों के फिटकरी और क्या फेरस अमोनियम सल्फेट का FAS, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, दिक् लवण के एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है केंद्रीय धातु परमाणु आयन। केंद्रीय धातु परमाणु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन पूछा नहीं जाता, लेकिन देख लीजिए जैसे K4FeCl6, एक ही एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे। K4FeCl6 में केंद्रीय धातु परमाणु आयन क्या होते हैं, लिगेंड से जुड़े धातु को ही क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट है हम लोगों का लिगेंड। लिगेंड का इंपॉर्टेंट है, लिगेंड के एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट हैं और लिगेंड भी पूछा जाता है। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पढ़ाएंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें पढ़ाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। लिगेंड क्या होते हैं, उपसा संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े आयन या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन को ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। फिर सुनिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब जैसे यही एग्जांपल के लेते हैं K4FeCl6। अब केंद्रीय धातु परमाणु आप लोगों को बताया गया Fe परमाणु से जुड़े आयन या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, लोन पेयर जो दे सकते हैं। लोन पेयर देने वाले यौगिक कौन से होते हैं, आप लोग 11 में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन
युग्म को ग्रहण करने वाले। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब लोन पेयर जैसे दे सकता है हम लोगों का NH3 है। अब NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बीच में N रखिए और इस पे कितने, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जब एटॉमिक नंबर इसका 7 और इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2,5। अब बाह्य कोश में या इन बाह्य पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक के लिए इसे कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये साझेदारी कर लिया। 3 साझेदारी करने के बाद इसके पास क्या बचे, 2 बचे। तो यही लिखे हैं कि या तो आयन होगा, आयन में जैसे यहाँ साइनाइड आयन Cn माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, उसके बाद Br माइनस हो गया, ये सब तो हम लोगों के क्या है, आयन है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे H2O हो गया हम लोगों का, NH3 हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को ग्रहण कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक लोन पेयर बचा, लोन पेयर को ही इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अब H2O है, H2O के पास और इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बीच में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसको तोड़ेंगे तो 2,6। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। लोन पेयर 4 बचे क्योंकि 6 थे, एक इधर साझेदारी किया, एक इधर। अब इसके पास 2 लोन पेयर बचे, तो ये भी क्या है, लिगेंड। फिर से सुनिएगा लिगेंड की डेफिनेशन। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े आयन या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले। आयन का मतलब Cn Cl Br हो गया, उसके बाद I माइनस हो गया, ये सब क्या हो गए, आयन। और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। करने वाले आयन को ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ से लिगेंड की कहानी खत्म नहीं होती। लिगेंड हम लोगों के होते हैं 3 प्रकार। 3 प्रकार में एक दंतुर लिगेंड। 3 प्रकार में हम लोगों के एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं। देखिए एक दंतुर लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जो केवल एक दाता परमाणु का क्या करते हैं, एक दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं हम लोगों के, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। उसके लिगेंड हो गया, एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cl माइनस H2O NH3, बस एग्जांपल ऐसे याद रखना है। द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास 2 दाता परमाणु उपस्थित होता है या जिन केंद्रीय धातु परमाणु के पास, इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आया, क्या लिखेंगे, ऐसे उपसा संयोजन यौगिक जिनके केंद्रीय धातु परमाणु से 2 दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है, द्विदंतुर। एक दाता परमाणु उपस्थित रहेगा तो एक दंतुर लिगेंड। अब उभय दंतुर, उभय का मतलब कॉमन, जिनके पास 2 अलग अलग दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब एक दंतुर का भी हो और 2 दंतुर, 2 अलग अलग उपस्थित होंगे तो उसे क्या कहेंगे, उभय दंतुर। या इसी का दूसरा नाम एक दंतुर को पेपर में कभी कभी लिख के आता है एक दंती लिगेंड, द्विदंतुर को द्विदंती लिगेंड, उभय दंतुर को उभय दंती लिगेंड। तो चाहे दंतुर आए चाहे दंती एक ही हैं। अब इस द्विदंतुर लिगेंड के एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फार्मूला होता है C2O4 पेट डबल माइनस, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों को IUPAC नेमिंग में काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट ईएन का पहले फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन, एमीन कहा जाता है इसको, एथिलीन डाई एमीन। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, एथिलीन डाई एमीन का F का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2, इन लगा तो इसके लिए डबल बन। अब डाई एमीन, एमीन के लिए क्या लगाते हैं, NN। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भर दीजिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CH2, इधर भी CH2। तो ये एथिलीन डाई एमीन, इसी का शॉर्ट फॉर्म जब IUPAC में आता है तो EN लिख के आता है। EN लिख के आएगा तो उसका मतलब एथिलीन डाई एमीन, या तो ये फार्मूला हम लोगों को रख लेना है। एक EDTA है, EDTA आप लोगों के यूज करना है, लेकिन अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तब EDTA का काफी यूज है। EDTA का सबसे पहले फुल फॉर्म ये हम लोगों का आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री में। EDTA का पूरा नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। E का मतलब एथिलीन, D का मतलब डाई एमीन, और T का मतलब टेट्रा, A का मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक। इसका फॉर्म जानना जरूरी है। EDTA क्या होता है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। इसका यूज हम लोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, ठीक। बाकी और इसका कोई यूज नहीं।
उभय तंतुओं में जैसे आ गया NO2HCl। अब NO2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए बस खाली। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? N ऑक्सीजन के कितने एटम, मान लीजिए एक यहाँ ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु में क्या जोड़ सकते हैं? मेटल जोड़ दीजिए। अब एक पे ऑक्सीजन पे माइनस, तो यहाँ पे एक बंद, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? एक बंद लग जाएगा। तो अब यहाँ पे एक वैलेंसी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो जो किससे जुड़ जाएगी? मेटल से। लिगेंड जो होगा यहाँ पे देखिए 3 वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना बंद बना लेता है। इसमें एक आता है कभी कभी, बहुत फिलहाल जल्दी नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर केस में, जैसे Cl ऋणावेशित लिगेंड, तो Cl माइनस ऋणावेशित हो गया, ऑक्जेलेट ऋणावेशित हो गया, HCl ऋणावेशित हो गया, NO2 ऋणावेशित हो गया। उसके बाद अगर उदासीन कहा जाए तो उदासीन H2O, जिस पे कोई चार्ज ना हो वो उदासीन होंगे, और जिस पे माइनस का चार्ज होगा वो क्या होंगे? ऋणावेशित लिगेंड। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में एक आध बार पूछा गया कि ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।